दोस्तों नमस्कार। आज हम फर्स्ट ग्रेड के जनरल साइंस के अंतर्गत हमारा जो टॉपिक है परमाणु एवं अणु, इसका हम अध्ययन करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि परमाणु की शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो एक परमाणु जो होता है वो किसी पदार्थ का सूक्ष्मतम कण होता है। अगर हम किसी पदार्थ को, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये कोई पदार्थ है और इस पदार्थ के छोटे छोटे टुकड़े करें, तो अंत में एक ऐसा टुकड़ा जिसको और अधिक छोटे भाग में हम विभाजित नहीं कर सकते, उस छोटे से टुकड़े को हम अविभाज्य सूक्ष्म कण कहते हैं। और अविभाज्य सूक्ष्म कण को ही परमाणु सर्वप्रथम भारतीय दार्शनिक महर्षि कनाड ने कहा। किसने कहा? महर्षि कनाड ने। इसके बाद अगले भारतीय दार्शनिक हुए पकुधा कात्याम, और इन पकुधा कात्याम ने बताया कि जो ये छोटे छोटे कण होते हैं, ये कण आपस में संयुक्त होकर के पदार्थ की संरचना का निर्माण करते हैं। तो भारतीय दार्शनिक पकुधा कात्याम ने समझाया कि ये कण संयुक्त रूप में पाए जाते हैं और द्रव्यों के भिन्न भिन्न रूप प्रदान करते हैं। मतलब प्रकृति में जितने भी पदार्थ हमारे बने हुए हैं वो सभी इन छोटे छोटे कणों के संयुक्त होने से बने हैं। इसी समय के एक और दार्शनिक हुए ग्रीक दार्शनिक डेमोक्रिटस और ल्यूसिपस। इसने भी डाल्टन के अनुसार कहा कि जो छोटे छोटे कण हैं, पदार्थों को विभाजित करने पर जो अविभाज्य हमको कण प्राप्त होते हैं, उन अविभाज्य कणों को ही क्या नाम दिया गया? परमाणु नाम दिया गया। तो ये तीन दार्शनिक हुए। पहले आपके महर्षि कनाड, जिसने अविभाज्य सूक्ष्म कण को परमाणु नाम दिया। दूसरे भारतीय दार्शनिक पकुधा कात्याम हुए, जिन्होंने बताया कि जो ये छोटे छोटे कण होते हैं संयुक्त होकर के पदार्थ की संरचना का निर्माण करते हैं। और तीसरे ग्रीक दार्शनिक डेमोक्रिटस और ल्यूसिपस हुए, जिन्होंने कहा कि ये जो छोटे छोटे अविभाज्य सूक्ष्म कण होते हैं, इन्हीं को परमाणु कहा जाता है। ये सभी मत जो है वो 18वीं शताब्दी तक दिए गए थे। इसके बाद आगे परमाणु को लेकर के अन्य व्याख्या की गई, और वैज्ञानिक आतवा एल लवाइजिए, जिसको लेवोसिए भी हम बोलते हैं, आतवा एल लवाइजिए ने ये जो पदार्थ होते हैं इनका रासायनिक संयोजन होता है। तो रासायनिक संयोजन को लेकर के पदार्थ आपस में संयुक्त होते हैं, तो वो किस आधार पर संयुक्त होते हैं, उन रासायनिक संयोजन के लिए दो नियम यहाँ पर प्रतिपादित किए गए थे आतवा एल लवाइजिए। पहला नियम था द्रव्यमान संरक्षण का नियम, और दूसरा था स्थिर अनुपात का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम है वो मुख्यतः लवाइजिए के द्वारा दिया गया था, और स्थिर अनुपात का जो नियम है वो किसके द्वारा? प्राउस्ट की परिकल्पना थी, प्राउस्ट ने इसको समझाया था। अब हम समझ लेते हैं सबसे पहले द्रव्यमान संरक्षण का नियम होता क्या है। तो देखिए, अगर हम द्रव्यमान संरक्षण के नियम को समझे तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम को इस प्रकार समझ सकते हैं कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जब होती है तो उसमें जो पदार्थ भाग लेते हैं, जिनको हम अभिकारक बोलते हैं। अभिकारक मतलब जो क्रिया करने वाले पदार्थ है। तो एक रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप भाग लेने वाले जो पदार्थ है, और नया पदार्थ जो बनता है उसको बोलते हैं हम उत्पाद। तो अभिकारक और उत्पाद का जो द्रव्यमान होता है उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। अर्थात कुल एक रासायनिक अभिक्रिया के दौरान द्रव्यमान का न तो सृजन कर सकते हैं और ना ही इसको नष्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने अभिकारक को 100 ग्राम लिया है, तो उत्पाद भी आपके पास 100 ग्राम ही होगा। तो द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम है वो क्या कहता है कि इस नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को न तो सृजन किया जा सकता है, मतलब उसका निर्माण नहीं कर सकते हम, और न ही उसका विनाश कर सकते हैं। कुल द्रव्यमान हमेशा क्या रहता है? संरक्षित रहता है। इसे हम क्या बोलते हैं? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक और बनने वाले नए पदार्थ उत्पाद का कुल द्रव्यमान हमेशा क्या रहता है? समान रहता है। इसे हम द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं।
दूसरा रासायनिक संयोजन का नियम प्राउस्ट ने दिया था और इस नियम को बोलते हैं स्थिर अनुपात का नियम। ये नियम क्या है कि मान लीजिए कोई भी पदार्थ है, जैसे हमारे पास जल है, तो इस जल को आप किसी भी स्रोत से प्राप्त कीजिए या किसी भी स्थान विशेष से प्राप्त कीजिए या किसी भी विधि के द्वारा इसको निर्मित कीजिए। अब जो जल होगा तो जल का में जो परमाणु हैं वो क्या है, आपके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो उस पदार्थ में उपस्थित परमाणु के द्रव्यमानों का अनुपात हमेशा क्या रहता है, निश्चित। अब एक जल के अणु का मतलब है दो तो हाइड्रोजन के परमाणु और एक ऑक्सीजन का परमाणु मिल रहा है। दो हाइड्रोजन के परमाणु और एक ऑक्सीजन के परमाणु के संयोग से एक जल का अणु बन रहा है। तो इस एक जल के अणु में हाइड्रोजन का द्रव्यमान होता है 1 और ऑक्सीजन का होता है 16। इसका मतलब हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं तो इसका द्रव्यमान हो गया 2 और ऑक्सीजन का हो गया 16। जब इसको आप सरल अनुपात में व्यक्त करते हो तो ये आता है 1:8। मतलब एक जल के अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात हमेशा सदैव क्या रहेगा, 1:8। चाहे इसको आप अलग अलग स्थानों से लीजिए, अलग अलग स्रोत से लीजिए या अलग अलग विधि के द्वारा निर्मित कीजिए। जैसे आपने कुएं का जल लिया, तालाब का जल लिया, तो जल आपने किसी भी स्रोत का लिया, नलकूप का लिया, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात है वो 1:8 ही रहेगा। ये निश्चित अनुपात होता है, इसी को बोलते हैं स्थिर अनुपात का नियम। तो प्राउस्ट ने अपने नियम में कहा, प्राउस्ट के अनुसार किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में विद्यमान होते हैं। जैसे H2O में हाइड्रोजन ऑक्सीजन का जो अनुपात है वो 1:8 होगा। अब इसके बाद परमाणु को लेकर के एक जॉन डाल्टन जिनका पूरा नाम था, उन्होंने परमाणु सिद्धांत को दिया। तो अब हम समझेंगे जॉन डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि ये जो जॉन डाल्टन है, इसका जन्म इंग्लैंड में हुआ था और इसका जन्म हुआ था 1766 ईस्वी में। परमाणु सिद्धांत देने वाला कौन हो गया, जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन के द्वारा कौन सा सिद्धांत दिया, परमाणु सिद्धांत। जॉन डाल्टन का जन्म कब का हुआ है, 1766 में इंग्लैंड में। अब जन्म इनका 1766 में इंग्लैंड में हुआ, लेकिन इन्होंने अपना जो परमाणु सिद्धांत दिया था वो दिया था 1808 में। तो ये इम्पोर्टेंट लाइन बनेगी आपके लिए कि डाल्टन का परमाणु सिद्धांत जो है वो कब प्रतिपादित किया गया था, तो 1808 में इसे दिया गया था। अब ये जो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत है, यह सिद्धांत किस पर आधारित था, तो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत जो रासायनिक संयोजन के नियम हमने पढ़े हैं, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, स्थिर अनुपात का नियम, उसी पर आधारित थे। और इसने अपने सिद्धांत में निम्न बिंदुओं की व्याख्या की। तो इसके कौन कौन से इस सिद्धांत के महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इन पर हम चर्चा करेंगे। तो देखो, सबसे पहले जो इसने कहा कि सभी द्रव्य जो पदार्थ होते हैं वो परमाणुओं से बने होते हैं, क्योंकि पदार्थ का सूक्ष्मतम कण ही क्या होता है, परमाणु होता है। तो छोटे छोटे जो कण हैं वो मिलकर के ही किसका निर्माण करते हैं, पदार्थ का। तो पदार्थ किससे मिलकर के बना है, तो पदार्थ परमाणु से बने होते हैं। ये रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं। ये जो छोटे छोटे कण होते हैं ना, कोई भी जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसमें भाग लेने वाली इकाई कौन सी है, तो भाग लेने वाली इकाई आपकी कौन सी है, परमाणु। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थों के जो छोटे छोटे कण होते हैं जिन्हें हम परमाणु कहते हैं, वही परमाणु भाग लेते हैं। तो पहला बिंदु क्या हो गया, पहला बिंदु हो गया सभी द्रव्य पदार्थ परमाणु से बने होते हैं जो रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि परमाणु अविभाज्य सूक्ष्म कण होता है, ये हमने पढ़ लिया, जिसको और अधिक छोटे भाग में हम विभाजित नहीं कर सकते और जिसका न तो सृजन होता है और ना ही विनाश होता है। तो इसका कौन से नियम का पर आधारित हो गया है, ये द्रव्यमान संरक्षण, क्योंकि ये दूसरा जो बिंदु है वो रासायनिक संयोजन के कौन से नियम को नोट कर रहा है, तो द्रव्यमान संरक्षण को, क्योंकि परमाणु अविभाज्य सूक्ष्म कण हैं जिसका न तो सृजन और न ही विनाश संभव है, अर्थात द्रव्यमान संरक्षण नियम का पालन करता है। तीसरा,
एक तत्व के सभी परमाणु द्रव्यमान और रासायनिक गुणों में समान होते हैं। जैसे मान लीजिए आपने हाइड्रोजन तत्व के बहुत सारे परमाणु ले लिए, तो ये सभी परमाणु जो होंगे वो द्रव्यमान और रासायनिक गुण, इनके रासायनिक गुण भी समान होंगे और इनका द्रव्यमान भी क्या होगा, समान होगा। जैसे ऑक्सीजन के आपने बहुत सारे परमाणु ले लिए, तो ये सभी परमाणु द्रव्यमान और रासायनिक गुणों में क्या होंगे, समान। तो जॉन डाल्टन का जो दूसरा बिंदु था वो ये था कि एक ही तत्व के हम कितने ही परमाणु लें वो द्रव्यमान और रासायनिक गुणों में समान होंगे, लेकिन यदि हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के तत्वों की तुलना करें तो फिर ये द्रव्यमान और रासायनिक गुणों में अलग अलग होंगे। हाइड्रोजन के गुण अलग होंगे, ऑक्सीजन के गुण अलग होंगे। हाइड्रोजन के परमाणुओं का द्रव्यमान अलग होगा, ऑक्सीजन के परमाणु का द्रव्यमान अलग होगा। तो एक ही तत्व के सभी परमाणु द्रव्यमान रासायनिक गुणों में तो समान होते हैं, लेकिन भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु द्रव्यमान और रासायनिक गुणों में कैसे होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। पांचवा पॉइंट, तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में ही संयोग करके यौगिक बनाते हैं। इसका मतलब क्या है, यदि आप 2 हाइड्रोजन के परमाणु और 1 ऑक्सीजन के परमाणु का संयोग कराओगे तो एक निश्चित यौगिक बनेगा H2। लेकिन यदि हम 2 हाइड्रोजन के परमाणु और 2 ऑक्सीजन के परमाणु को आपस में संयोग करा दें तो फिर अलग यौगिक बनेगा H2O2। जबकि संयोग समान परमाणु है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन भी यहाँ संयोग कर रहा है, यहाँ भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन के परमाणु हैं और इसमें भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन के परमाणु हैं। लेकिन अगर 2:1 में संयोग कर रहे हैं तो H2O, 2:2, 2 हाइड्रोजन के परमाणु 2 ऑक्सीजन के संयोग कर रहे हैं तो H2O2। इसका मतलब तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में संयोग करके ही यौगिक बनाते हैं। अब जो ये सूक्ष्मतम कण है जिसे हमने परमाणु नाम दिया है, तो परमाणु की जो त्रिज्या का मतलब क्या हो गया भाई, ये जो परमाणु है तो इसका जो न्यूक्लियस होता है केंद्र में, नाभिक, और नाभिक से परिधि के मध्य की दूरी जो होती है उसको हम त्रिज्या बोलते हैं। और इस त्रिज्या के ऊपर ही उस परमाणु की साइज डिपेंड करती है। तो जो परमाणु की त्रिज्या होती है उसको किस में मापा जाता है, तो एक अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर बनता है, परमाणु की त्रिज्या को नैनोमीटर में मापा जाता है। याद रहेगा, परमाणु की त्रिज्या को किस में मापा जाता है, नैनोमीटर में। अब अगर आपसे पूछे कि 1 नैनोमीटर का मान कितना होता है तो 10⁻⁻9 मीटर होता है। और यदि 1 मीटर की वैल्यू देखें तो 10⁹ नैनोमीटर होता है। तो 1 नैनोमीटर की वैल्यू तो हो गई 10⁻⁻9 मीटर और 1 मीटर की वैल्यू होगी 10⁻9 नैनोमीटर। अब कुछ पदार्थ आपके इस सिलेबस में NCERT बुक है जो है उसमें दिए गए हैं, तो एग्ज़ाम में ये भी आपसे पूछे जा सकते हैं। सापेक्ष आकार, जिसमें आपको इधर उदाहरण है, इधर ये त्रिज्या है जो कि मीटर में है। जैसे अगर आपसे पूछे हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है तो 10⁻10 मीटर। एक जल के अणु की त्रिज्या कितनी है तो 10⁻9 मीटर। हीमोग्लोबिन अणु की त्रिज्या अगर आपसे पूछी जा रही है तो 10⁻8। रेत के कण की 10⁻4, चींटी की 10⁻3 और सेब में 10⁻1। तो इस प्रकार ये पदार्थों के सापेक्ष आकार निर्धारित किए गए थे, जो कुछ आपकी बुक NCERT बुक में सिलेबस में दे रखा है वो तो आपको याद करने हैं। तो अगले टॉपिक के लिए कल की क्लास में फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।